Students, let's continue our chapter number 6, that is geomorphic processes. Students, in the last lecture we discussed about the exogenic processes and endogenic processes generally. What are exogenic processes, what are endogenic processes, है ना, and the major processes behind it. जिसमें हमने एंडोजेनिक में हमने किया था डायोस्ट्रोफिज्म मैंने आपको बताया था इट कंसिस्ट मेनली टू ओरोजेनिक एंड अपेरोजेनिक. ठीक है, ओरोजेनिक मींस माउंटेन बिल्डिंग, origin of mountains, and aperogenic means origin of continents. The forces which origin the mountains or the forces which origin the continents. ये था हमारा डायोस्ट्रोफिज्म. डायोस्ट्रोफिज्म के बाद वोल्केनिज्म था हमारा कि दो फोर्सेस हमने कहा था, इसमें हमारी है डायोस्ट्रोफिज्म एंड सेकेंड इज वोल्केनिज्म. ये जो दो प्रोसेसेस है वो हमारे होते हैं एंडोजेनिक में. वोल्केनिज्म हम पहले भी डिफाइन कर चुके कि अर्थ के इंटीरियर में बहुत ही टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है. ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर द मटेरियल इनसाइड द अर्थ इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ molten foam. So this molten foam comes over the surface of the earth whenever it gets a break or a weak point, and that is known as when it is inside the earth, that is known as magma, and when it comes, that is known as lava. When the lava solidified, then it cools down and solidified. ठीक है ना, cools down and solidified, it converted into rocks of different structure, different forms of rocks, different structure we already discussed in our previous chapter. So it is called extrusive forms, also extrusive forms which are due to the volcanism, and similarly there are some solidification of lava inside the earth. Here it also forms some rock structure that is called intrusive forms. Intrusive forms of volcanism. तो इससे हमें अर्थ सरफेस पर और इनसाइड द अर्थ दोनों ही जगह हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलते हैं, जिसके कारण हमारा एलिवेशन भी होता है और इसे हम क्या कहते हैं, वोल्केनिज्म. ठीक है, वोल्केनिज्म को हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. नेक्स्ट आता है हमारा जो हमने इस चैप्टर में डिटेल में हमने करना है, दैट इज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. एक्सोजेनिक प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, अब हम इसको लेकर चलेंगे लिटरली. एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, सबसे पहले ये एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. इसमें सबसे पहले हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, write down beta. These are the factors which are responsible for the exogenic processes. Gravitational force, ग्रेविटेशनल फोर्स में हम दो जो है फोर्स करेंगे, एक तो शियर स्ट्रेस, दूसरा है मॉलिक्यूलर स्ट्रेस. ये हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स है. सेकंड है आपका टेक्टोनिक फैक्टर्स, थर्ड है टेम्परेचर एंड रेनफॉल, फोर्थ फैक्टर इज क्लाइमेट,
and the fifth one is rocks, type of rocks. So types of rocks. These are the main factors, 5 factors which are responsible for the exogenic processes. अब सबसे पहले हम आते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में. सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स अपॉन ऑल अर्थ मटेरियल हैविंग अ स्लोपिंग सरफेस. जो भी अगर कहीं पर भी स्लोपिंग सरफेस है तो वहां पर ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एप्लीकेबल होता है. इससे मटेरियल जो है वो नीचे की ओर रोल डाउन होना शुरू होता है, स्लिपिंग करना शुरू करता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब कोई भी आपको रॉक स्ट्रक्चर मिल गया. अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई भी मटेरियल है वो लूज हो गया है तो लूज होने के कारण वो इन स्लोप से नीचे आना शुरू हो जाएगा. अब इससे क्या होगा कि ये जो मटेरियल है वो नीचे आ रहा है. अब ये जो नीचे आना और फिर जाना, इससे क्या होगा, इसमें पुशिंग और पुलिंग होगी. Due to the force, pushing and pulling occurs. और पुशिंग और पुलिंग के कारण क्या हो जाएगा, रॉक्स के बीच में क्या आता है, स्ट्रेस आ जाता है. स्ट्रेस, व्हाट यू मीन बाय स्ट्रेस? फोर्स अप्लाइड over a unit surface area. एक यूनिट सरफेस एरिया पर जितना फोर्स अप्लाई होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल स्ट्रेस. तो जिससे क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है कि रॉक्स जो हैं वो पुश और पुल होती हैं. जिसका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा वो अपनी और उसको क्या करेगी, पुल करेगी दूसरी रॉक्स को. और जिसका जो ज्यादा कम होगा वो क्या हो जाएगी, पुश होगी. तो इस तरह से पुशिंग एंड पुलिंग ऑकर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट क्रिएट्स स्ट्रेस बिटवीन द रॉक्स. एंड द स्ट्रेस, when the stress occurs, the material started moves downward. So you must know about the definition of stress. It can be asked in 1 marks question. Force applied over a unit surface area, that is called stress. अब स्ट्रेस से जो है क्या होता है, हमारा पुशिंग एंड पुलिंग होगा. अब पुशिंग एंड पुलिंग होगा तो इससे क्या होगा, जब हम एक चीज को खींच रहे हैं या हम उसको पुश कर रहे हैं तो वो अपनी जो उसकी फॉर्मेशन है, जो उसकी रियल फॉर्मेशन है, उससे वो क्या हो जाएगी, डिफॉर्म्ड हो जाएगी. सो इट क्रिएटेड डिफॉर्मेशन. इट क्रिएटेड डिफॉर्मेशन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. कि जो सरफेस है उसमें क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाती है. अब यहाँ से जो फोर्सेस हैं ये क्या करती हैं कि अर्थ मटेरियल के साथ काम करती हैं और शियर स्ट्रेस करती हैं. शियर स्ट्रेस यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रेस. दूसरा स्ट्रेस हम देखते हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस. अब आपको हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो रॉक्स की फॉर्मेशन है, रॉक्स के चैप्टर में हमने क्या था कि जो रॉक्स की फॉर्मेशन है वो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल से होती है ना. एंड क्रिस्टल्स जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बनते हैं. तो यहाँ पर हमें जो है स्ट्रक्चर दिखाई देता है रॉक्स में कुछ मॉलिक्यूल्स का. डिफरेंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो है वो हमें रॉक्स में दिखाई देता है. अब क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा. स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा, वो किस वजह से हो सकता है, उसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं. इसमें वाटर जा सकता है, इसमें जो है सनलाइट पड़ने से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो सकते हैं. तो इससे क्या होगा, ये जो इनका बॉन्ड है मॉलिक्यूल्स का वो क्या हो जाएगा, थोड़ा लूज हो जाएगा. जब ये बॉन्ड लूज हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस. अब मॉलिक्यूलर स्ट्रेस की किसी भी चीज को आप बाइंड अप करके रख रहे हो तो वो क्या है, तो ये चीज जो क्या है आप बाइंड है तो वो एक सॉलिड है.
लेकिन जैसे ही उसके मॉलिक्यूल्स में गैप आ जाएगा, हल्का सा भी गैप आएगा, तो वो इजीली क्या हो जाएगा, डेन्यूडेट हो जाएगा। तो वहां पर एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। तो जिससे कि क्या होगा कि ये जो हमारे स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टलाइजेशन है, वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। इनके क्रिस्टल्स का बॉन्ड जो है वो लूज हो जाता है। इट मे बी ड्यू टू द टेम्परेचर और रेनफॉल, जिससे मॉलिक्यूलर स्ट्रेस आता है और रॉक्स जो है वो इजिली डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। इसके बाद हमने किया था टेक्टोनिक फैक्टर। टेक्टोनिक फैक्टर्स, टेक्टोनिक फैक्टर्स मींस कि जो हमारे अर्थ प्लेट्स हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स जो हमारे मूव करती हैं, उनसे भी क्या होता है कि ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या आती है, फोर्स अप्लाई होती है, और जिससे जो चीजें हैं या मटेरियल है वो अपने प्लेस से क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो टेक्टोनिक फैक्टर के कारण क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। टेक्टोनिक फैक्टर से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई। डिस्प्लेसमेंट जो है मटेरियल की, वो किस में आएगी, जब वो अपनी जगह से हट जाएगी, वो फिर से डिफॉर्म हो जाएगी, या फिर जो बॉन्डिंग है वो लूज हो जाती है। अभी हम इसमें करेंगे, यहाँ पर हमें टेक्टोनिक फैक्टर का मेन दिखाई देगा मास वॉस्टिंग में, कि जब हम मास वॉस्टिंग को डिटेल में करेंगे, वहां से क्या होता है कि आपने देखा लैंडस्लाइड होते हैं, है ना, रॉक स्लाइड होते हैं। तो वो क्या हुआ, टेक्टोनिक फैक्टर के कारण जो एक बिग रॉक है, एक लार्ज रॉक है, उसका कोई पार्ट जो है वो नीचे स्लिप डाउन हो जाता है, तो जिससे चीजें अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर एंड रेनफॉल। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द मेन फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट। दो मेन फैक्टर हैं जो क्लाइमेट के सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। सो दीज आर द मोस्टली इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में जैसे टेम्परेचर, अगर किसी एरिया में टेम्परेचर जो है वो हाई है, if the temperature is high in any region, तो क्या होगा कि जैसे मैंने आपको एक प्लास्टिक बकेट का आपको एग्जांपल दिया था, तो प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो वहां पर आ रहा है, कंटिन्यूअसली फॉर्म में आ रहा है, तो जिससे क्या होगा कि जो कोई भी मटेरियल है उसमें लेटर ऑन क्या होना शुरू हो जाएगा, क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो उससे क्या होंगे, रॉक्स क्या हो जाएंगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। ऐसे ही रेनफॉल, रेनफॉल भी अगर कहीं पर रेनफॉल अमाउंट ज्यादा है, इसको हम डिटेल में अभी हम जब टाइप्स ऑफ वेदरिंग करेंगे तब देखेंगे। बट रेनफॉल, रेनफॉल क्या है कि अगर रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, सपोज आप जो है कोई एक बहुत मोटा पाइप जो है पानी लेकर खड़े हो और किसी लैंड एरिया में खड़े हो, आप एक जगह पर ही उस पानी को डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, शुरू में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे 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 वहां पर उखड़ना शुरू हो जाएगा। लाइक जैसे आपके रोड्स हैं, जीटी रोड है, बहुत सॉलिड बनाया जाता है उसको, ठीक है, लेकिन जब रेनफ्लो होता है तो वो पानी जब सीधा इतने प्रेशर से उसके ऊपर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो उसके मटेरियल को लूज करना शुरू कर देता है, जिससे आपको यहाँ पर जो है इतने सॉलिड रोड में भी आपको खड्डे दिखाई देते हैं। तो इट मीन्स रेनफॉल जो है वो भी क्या करता है, रॉक्स को डिसइंटीग्रेट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नॉर्मली हम क्लाइमेट को फैक्टर लेते हैं, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द सोल ड्राइविंग बिहाइंड ऑल द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सारे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के पीछे सबसे मेन जो एनर्जी है, वो सबसे मेन जो है फैक्टर वो कौन सा है, दैट इज सन। बिकॉज क्लाइमेट इज डिफर ड्यू टू द सन एनर्जी। जो हमें डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स मिलते हैं, हम आगे क्लाइमेट के चैप्टर में करेंगे कि हमने जो 7 प्रेशर बेल्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है अर्थ को, ठीक है, विंड्स जो है वो एक प्रेशर बेल्ट से दूसरी प्रेशर बेल्ट की ओर मूव करती हैं। हमने ये सब चीजें जो है हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। अब इसकी वजह से क्या है, हमें डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन मिलते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर जो है वो देखा होगा कि हम इस रीजन को टेम्परेट, सॉरी,
इसको हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन भी कहते हैं। फिर इसके बाद टेम्परेट आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है कि जिस एरिया में किसी वास्ट लार्ज एरिया में एक जैसी क्लाइमेट जो है प्रिवेल करती है, उसको हमने क्लाइमेटिक रीजन में कन्वर्ट किया हुआ है। अब ये क्लाइमेटिक रीजन के पीछे कन्वर्ट करने के पीछे अल्टीमेट सोर्स क्या है कि वहां पर सन से एनर्जी किस अमाउंट में पहुंचती है, यानी वहां पर इंसुलेशन का अमाउंट क्या है। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ मान लो सन है, तो सन की एनर्जी जो है वो डायरेक्टली कहाँ आती है, इक्वेटर पर, है ना। हमने किया हुआ ये अर्लियर क्लासेस में कि सन हीट जो है वो डायरेक्टली कहाँ आती है, इक्वेटर पर। इक्वेटर से जैसे जैसे हम नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड जाते हैं, तो ये क्या होती जाती है, सन रेज क्या होती जाती है, इंक्लाइंड होती चली जाती है। इंक्लाइंड होने के कारण यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन। तो इंसोलेशन अमाउंट जो है वो होता जाता है, कम होता चला जाता है एज वी गो टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जितनी सन की एनर्जी कोई रीजन रिसीव करता है, उसी से वहां पर क्या बनते हैं, क्लाइमेटिक रीजन। अब जितनी सन की एनर्जी होगी, जैसे मैंने आपको बताया था टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, रॉक्स को डिसइंटीग्रेट करने का काम करता है। क्लाइमेटिक जो है फैक्टर, कई बार क्लाइमेट जो है वो हमारे लैटिट्यूडनल वाइज जो है वो डिफर करती है। ये हमने कहा लैटिट्यूडनल, हमने देखा था अभी कि लैटिट्यूडनल वाइज जो है क्लाइमेट जो है वो क्या है, डिफर करती है। तो इसलिए हमारा जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है वो भी क्या होगा, डिफर होगा इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। एक्सोजेनिक प्रोसेस भी हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब ये जो क्लाइमेटिक रीजन है, इन पर ये जो क्लाइमेटिक रीजन है, इन पर हमारी जो है क्या डिपेंड करती है, वेजिटेशन, रेनफॉल, ये सारी चीजें भी जो है वो इन क्लाइमेटिक रीजन में हमें डिफरेंस इनमें हमें दिखाई देता है। दैट ऑल्सो डिफर इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन, और ये रीजन टू रीजन वेरी करती हैं। तो जिससे कि जो हमारे वेजिटेशन है, वेजिटेशन मेनली किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल पर। So different climatic regions have different or exogenic processes. They have different type of vegetation due to the difference in temperature and rainfall, which vary region to region. अब ये जो टेम्परेचर और रेनफॉल है वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हमारे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कई बार क्या हो सकता है कि एक ही क्लाइमेटिक, ये तो हमने डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन की बात की। अब सपोज ये पूरा एक क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है। ये जो है हमारा, सपोज हम मान लेते हैं कि ट्रॉपिकल जो है हमारा क्लाइमेटिक जोन है, इक्वेटोरियल जिसको मैंने बोला था अभी। तो यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन पूरा है, तो इट मीन्स यहाँ पर एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है वो सेम होना चाहिए हर जगह, है ना। लेकिन इट मे बी डिफर विद इन अ सिंगल क्लाइमेटिक रीजन, ये एक ही क्लाइमेटिक रीजन में भी डिफर कर सकता है। द रीजंस बिहाइंड इट इज आल्टीट्यूड, ठीक है। आल्टीट्यूड मीन्स हाइट। जैसे जैसे हम सी लेवल से हाइट पर जाते हैं, टेम्परेचर जो है दैट गोज डाउन, वो क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, इंसुलेशन अमाउंट कम होना शुरू हो जाता है। तो इससे भी जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे तो वहां पर हमें अलग जो है वेरिएशन दिखाई देगा जियोमॉर्फिक प्रोसेस में। तो आल्टीट्यूड्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि एक ही जो हमारा क्लाइमेटिक रीजन है उसमें आल्टीट्यूडनल वाइज हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ एक ही क्लाइमेट रीजन में हमें वेरिएशन मिलता है, वेरिएशन इन इंसुलेशन। वेरिएशन इन इंसुलेशन मीन्स कि कोई आपका हिली एरिया है, हिली एरिया में जो आपका जो सन फेसिंग एरिया होगा वहां पर वो क्या होगा, वो ज्यादा इंसुलेशन गेन करता है, और जो
पीछे का एरिया होगा, साउथवर्ड स्लोप होगी, दैट्स लेस इंसुलेशन। इसी तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो जितने भी फेसेस हैं दे गेट्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंसुलेशन। अगर इंसुलेशन जो है, इंसुलेशन का मीनिंग क्या होता है? द सन एनर्जी विच कम्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो एनर्जी सन की अर्थ पर आ रही है दैट इज कॉल्ड इंसुलेशन। तो इंसुलेशन अमाउंट जो है वो क्या होता है? डिफर होता है, हर डायरेक्शन में सेम नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे कि आपका ईस्टर्न साइड जो है सनराइज करता है, तो ईस्टर्न जो एरिया है वो सबसे ज्यादा इंसुलेशन करता है रिसीव। उसके बाद जो है फिर आपका नॉर्थ एरिया, फिर वेस्ट एरिया और लास्टली साउथ एरिया, तब तक सन सेट होने वाला होता है। वेस्ट में सन जो है सनसेट हो जाता है, तो वहां पर जो है आपको इंसुलेशन अमाउंट जैसे जैसे ईस्ट टू वेस्ट जाएगा, इंसुलेशन अमाउंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इंसुलेशन अमाउंट कम होने की वजह से वहां पर क्या होगा? जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी क्या होगा? डिफर होगा। अब ऐसे ही एक फैक्टर है इसमें, विंड वेलोसिटी। क्लाइमेटिक रीजन जो है वो कोई एक छोटा एरिया नहीं है, डिफरेंट जो है लैटिट्यूड्स में ये डिवाइड है। तो विंड जो है वो एक जैसी स्पीड से ब्लो नहीं करती, कहीं पर विंड जो है वो बहुत ही फास्टली मूव करती है। जैसे कि ड्राइड एरिया अगर कहीं पर आ गया, तो ड्राइड एरिया में क्योंकि वेजिटेशन कवर नहीं है, तो वहां विंड जो है वो बहुत फास्टली मूव करती है। कोस्टल एरिया में विंड फास्टली मूव करती है, तो विंड जो है उन एरियाज में डेनिवेट ज्यादा करेगी, वहां पर जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है विंड वेलोसिटी के कारण ज्यादा होगा। बाकी दूसरे रीजन जो है वहां विंड वेलोसिटी कम होने के कारण जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है वो कम होगा। ऐसे ही kind of precipitation also affect the geomorphic process कि किस फॉर्म में हमारा प्रेसिपिटेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि जब नॉर्मली आप वाटर की बात करते हो कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेनफॉल, लेकिन जब पानी ऊपर से नीचे हमारे ऊपर मतलब एटमोस्फेयर से नीचे सरफेस पर आता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। कभी हेल की फॉर्म्स में आता है, कभी स्नो की फॉर्म में आता है, कभी आइस की फॉर्म में आता है, फिर कभी जो है वो जो वाटर है वो फॉग की फॉर्म में आता है। तो ये सारी जो फॉर्म्स हैं दैट इज कंबाइंडली कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन में दोनों में डिफरेंस है। तो ये भी जो है प्रेसिपिटेशन जो है वो किस फॉर्म में हो रहा है, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसके बाद आता है हमारा डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। यहां हमने कहा प्रेसिपिटेशन, नेक्स्ट है डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, कि हमें जो है हमारा डे और नाइट, कई जो रीजन है वहां पर डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, और कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिनमें डे और नाइट के टेम्परेचर में स्लाइटली डिफरेंस होता है। जब टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा होता है तो क्या होता है कि डे टाइम में टेम्परेचर ज्यादा है, नाइट में जो है टेम्परेचर कम है। डे में क्या है? टेम्परेचर हाई है, नाइट होते ही टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ डे टाइम में तो गर्म हवा फैल रही है, और जब जैसे ही रात आई और एकदम से टेम्परेचर डाउन हो गया तो जो विंड है वो बहुत ज्यादा कूल हो जाएंगी। कूल होने के कारण जल्दी ही वो क्या शुरू हो जाएगी? जमना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप विंटर्स में यहाँ पर देखते हो फॉग देखते हो या ओस की बूंदे आप देखते हो, ये की सारी किसके कारण होती है? जो हमारा डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है उसमें डिफरेंसेस के कारण। अब इससे क्या होता है कि रॉकी सरफेस पर ये जो चीजें हैं ये किसकी फॉर्म में हो जाती हैं? रॉक में जब टेम्परेचर जो है रात में कम हो जाता है तो पानी जहां पर जिन रॉक्स पर पानी फ्लो कर रहा है वहां पर क्या होगा कि हल्की सी भी अगर रॉक में क्रैक है, रॉक में अगर क्रैक है तो पानी उसमें एंटर कर जाएगा। अब पानी उसमें एंटर कर गया तो क्या होगा? डे टाइम में टेम्परेचर ज्यादा है वो लिक्विड फॉर्म में है, नाइट में टेम्परेचर कम होने की वजह से वो क्या हो जाएगा? आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जम जाएगा उसके अंदर। अब आइस फॉर्म में कन्वर्ट होते ही क्या होगा कि वो स्पेस ज्यादा लेगा। अब अगर आप एक वाटर बॉटल में
पानी भर रहे हो वो अपनी फॉर्म में रहेगी, शेप में रहेगी। लेकिन उसी वाटर बॉटल को आप ऊपर तक फिल करके फ्रीजर में रख दो 2 दिन के लिए, उसमें पूरी तरीके से जो है बर्फ जम जाएगी और उसका आप बॉटल का शेप देखोगे वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, जल्दी ब्रेक भी हो जाएगी वो बॉटल। सिमिलरली यहाँ होता है कि वो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो यहाँ पर आइस हो जाने की वजह से इसके ये जो पानी है वो ज्यादा स्पेस लेगा और ये जो रॉक की जो इसमें ब्रेक था वो और वाइडर होता चला जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जो है डे में क्या होगा, डे में फिर टेम्परेचर जो है हाई हो गया तो ये बर्फ जो है फिर से पिघलकर पानी की फॉर्म में हो जाएगी। फिर रात को टेम्परेचर जो है कम होगा, फिर से ये आइस फॉर्म में, फिर ये इतना पानी, अब इतना पानी हो गया ना ये सारा, अब ये पानी जो है फिर स्पेस लेगा, इसकी फिर डेंसिटी हाई हो जाएगी और ये ब्रेक जो है वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है और जिससे रॉक्स जो हैं वो क्या होती जाती हैं, डिसइंटीग्रेट होती जाती है। लेकिन ये सारे प्रोसेसेस इतने स्लो होते हैं कि ये आपके अननोटिसेबल है, जिसको आप जो है वो नहीं देख सकते। अब ये जो है फ्रीजिंग एंड थॉइंग जिसको हम प्रोसेस कहते हैं, फ्रीज होना यानी बर्फ में जमना, फिर डे टाइम में उसका मेल्ट होना। तो ये फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस कहाँ पर कितने अमाउंट में हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि उस एरिया की रॉक कितनी जल्दी डिसइंटीग्रेट होती है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो हैं वो हमें क्या करती हैं, within a climatic region due to the variation in altitude, variation in insolation, variation in wind velocity, types of precipitation, daily range of temperature, and it is time and freezing frequency. Due to these reasons, within a climatic region, the geomorphic process may be differ. इतना समझ आया बेटा आपको? यहाँ तक हो गया। तो हमारा मेन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हमारा सन, जिसके कारण हमारे डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स बनते हैं। ये सारा प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से है, सन एनर्जी, इंसोलेशन के अमाउंट की डिफरेंस के कारण। लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ रॉक। The last factor is types of rocks. डिफरेंट टाइप की रॉक्स जो हैं वो आपने देखा कि हमें जो टाइप एंड स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप और स्ट्रक्चर भी लिख लो, टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, इस पर भी हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है, एक्सोजेनिक प्रोसेस डिपेंड करता है। क्योंकि जितनी भी अर्थ सरफेस पर रॉक्स हैं दे आर नॉट सिमिलर, है ना, डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है उनका, डिफरेंट टाइप्स की हमें रॉक्स मिलती है, डिफरेंट टाइप के मटेरियल से कॉन्स्टिट्यूट हुई है। रॉक्स में जो है हमें इसके स्ट्रक्चर में अगर हम इंक्लूड करें तो कुछ रॉक्स जो हैं क्वार्ट्स मिलते हैं, कुछ रॉक्स में हमें, ठीक है, इसका ओरिएंटेशन कैसे हुआ है, कैसे ये बनी है, ओरिएंटेशन, इंक्लाइनेशन ऑफ बेड्स, इंक्लाइनेशन क्या है, जब हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो क्या होती है, कई बार यहाँ पर सेडिमेंट्स जम रहे हैं, ठीक है, तो कई बार स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कई बार इंक्लाइंड वे में हो सकते हैं, कि जो रॉक का बेड है वो कितना इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड में टेढ़ा, तो यहाँ पर रॉक्स का इंक्लाइनेशन ऑफ बेड्स यानी रॉक्स जो है वो किस फॉर्म में है। कई बार रॉक स्ट्रक्चर है जो वो हमें लीनियर मिलता है, स्ट्रेट मिलता है, कई बार रॉक स्ट्रक्चर जो है वो हमें ऐसा मिलता है। तो ये जो है इस पर डिपेंड करेगा कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है वो कैसा होगा। फिर आता है हमारा हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द रॉक्स। कुछ रॉक्स जो हैं वो हार्ड हैं, जैसे हमने कहा था ग्रेनाइट इज द हार्डेस्ट रॉक, एंड कुछ रॉक्स जो हैं वो सॉफ्ट है जैसे कि टेल्क। तो हमने डिफरेंट टाइप की हार्डनेस एंड सॉफ्टर रॉक जो है वो हमने उनके बारे में पढ़ा था।
तो जितनी हार्ड रॉक होगी वो उतनी ही देर से वेदर्ड होगी, जितनी सॉफ्ट रॉक होगी वो जल्दी वेदर्ड हो जाएगी, है ना। बट यहाँ पर कई बार स्ट्रक्चर हमें कैसा मिलता है रॉक का, कि सपोज यहाँ पर हार्ड रॉक है, दैट इज हार्ड रॉक, फिर एक लेयर जो है वो किसकी आ जाती है, सॉफ्ट रॉक की आ जाती है, तो यहाँ पर हमें सॉफ्ट रॉक का मिलता है। फिर इसके बाद फिर यहाँ पर हमें हार्ड रॉक का स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो कई बार जो रॉक्स की सेटिंग है वो हमें इस तरीके से मिलती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर हार्ड रॉक जो है वो अपनी जगह पर ज्यादा टाइम तक बनी रहेगी, सॉफ्ट रॉक जो है वो क्या हो जाएगी, वेदर्ड हो जाएगी, टूट जाएगी, जल्दी टूटना शुरू हो जाएगी। तो जिससे इस स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगी, डिफॉर्मेशन आ जाएगी, ये स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से फॉर्म हो जाएगा, कोई और फॉर्म ले लेगा, जिसके बारे में हम 7th चैप्टर में इसमें देखेंगे ये सारा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जिससे वाटरफॉल और ये सब चीजें जो आप देखते हो, दैट इज ड्यू टू द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस एंड द इंक्लिनेशन ऑफ बेड्स। तो ये जो रॉक्स हैं इनकी हमें इस तरीके से क्या मिलती हैं, स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इसके साथ साथ कुछ रॉक्स जो हैं वो क्या होती हैं, पेरिमेबल होती हैं। रॉक्स की पेरिमेबिलिटी एंड इम्पेरिमेबिलिटी। पेरिमेबिलिटी एंड इम्पेरिमेबिलिटी का मतलब क्या है कि कुछ रॉक्स होती हैं जो पानी को अलाउ करती हैं अपने अंदर से जाने के लिए, और कुछ रॉक्स होती हैं वो इम्पेरिमेबल होती हैं, वो पानी को अपने अंदर से नहीं जाने देती, है ना। ऐसे ही अगर आप कुछ जो मटेरियल ले लेते हो, जैसे कि आप कोई कपड़ा ही ले लो, कुछ कपड़ा होता है जिसमें से आपके बहुत जल्दी पानी जो है वो नीचे चला जाता है, कुछ जो है वो बहुत ही जैसे सिल्क टाइप हो गए तो उसमें से पानी की बूंदे नहीं जाएंगे नीचे। तो इस तरीके से पेरिमेबिलिटी और इम्पेरिमेबिलिटी इस पर भी डिपेंड करता है कि रॉक्स जो है वो कैसे डिसइंटीग्रेट होंगी। पेरिमेबल स्ट्रक्चर होगा तो अंडरग्राउंड वाटर का जो है, जो हमें प्रोसेस है वो उसमें ज्यादा, क्योंकि जितनी पेरिमेबल रॉक्स होंगी वो अपने अंदर पानी को जाने देंगे, पानी को जाने देंगे तो वो किस फॉर्म में होगा, अंडरग्राउंड वाटर में। अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में होगा तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो अपना वर्क करेगा और रॉक्स को डिसइंटीग्रेट करेगा। तो इस तरीके से जो है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं रॉक्स के, जिस पर हमारा जियोमॉर्फिक यानी एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है डिपेंड करता है। इसके साथ साथ कि कई बार क्या होता है कि एक रॉक जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सोजेनिक प्रोसेस के लिए जो है रेजिस्टेंट है और दूसरे के लिए नॉन रेजिस्टेंट हो सकती हैं। यानी एक जो प्रोसेस है, जैसे कि हमारे ग्रेनाइट रॉक है, ग्रेनाइट जो रॉक है उस पर टेम्परेचर और इस चीज का वेदरिंग का जो है इफेक्ट पड़ सकता है, बट ये सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है। तो वेदरिंग प्रोसेस के लिए तो रेजिस्टेंट है, लेकिन सॉल्यूशन के लिए ये रेजिस्टेंट नहीं है, तो क्या होगी, नॉन रेजिस्टेंट होगी वो। तो इस तरीके से हमारी जो रेजिस्टेंसी है रॉक की, दैट आल्सो डिफर। सो वी फाइंड डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। एक प्रोसेस के लिए कोई रॉक रेजिस्टेंस हो सकती है, लेकिन दूसरे के लिए वो नहीं भी हो सकती। इस तरीके से ये जो हमारे 5 फैक्टर हैं, दैट इफेक्ट्स द एक्सोजेनिक प्रोसेस, और इस वजह से सभी जगह पर अर्थ सरफेस पर एक जैसा एक्सोजेनिक प्रोसेस नहीं होता। It is differ due to these difference in these factors. इतना बेटा समझ है, तो हम अगला टॉपिक करेंगे इसका। अभी तक यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, इज देयर एनी डाउट? हेलो हेलो। फिर हम इसके जो है मेन जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं, मैम वेदरिंग, मास रोस्टिंग की क्वेश्चन करेंगे। हेलो मैम, लास्ट 3 मिनट। ओके बेटा, unmute yourself and tell me, have you understood? Yes, ma'am. सारा समझ आ गया आपको? अलका, जानवी, मुस्कान, unmute yourself. Yes, ma'am. अलका,
डू रिस्पॉन्स। बेटा जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मुझे नहीं पता लगेगा आप किस लेवल तक समझ पाए हो या नहीं। यस मैम। ओके गुड। तो हम इसके अब एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहे थे कि 4 एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हैव अ नाइस डे।